स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इससे पहले कि मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करूं, उससे पहले समझो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता क्या. एक्चुअली जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इन सब में आपकी दो चीज़ें इन्वॉल्व. एक तो मेटल एटम और दूसरा आपके आयंस. आयंस भी हो सकते हैं और आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. क्या होता है इन दोनों के बीच में, जब से देखो जैसे न्यूट्रल जो मेटल एटम्स है, पहली बात तो ये आपके डी ब्लॉक से बिलोंग करने चाहिए. जितने भी डी ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के पास एबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सके. तो मान लीजिए कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जैसे निकल या आयरन वगैरह में से है, ठीक है. तो ये जो आपके हैं ये मेटल्स. इन मेटल्स पे जैसे यहाँ निकल है, ये निकल आपका सेंट्रल मेटल एटम है. तो इस सेंट्रल मेटल एटम में जो डी ब्लॉक्स होते हैं, ये आपके इसमें अनपेयर्ड काफ़ी सारे होने चाहिए, या समझ लो वैकेंट डी होने चाहिए. अनपेयर्ड छोड़ो, वैकेंट डी होना बहुत जरूरी. तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो चीज़ें आपस में आपकी लिंक होती है. एक होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम विच शुड बी बिलोंग्स फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट. सेकंड, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए. वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या मतलब है कि डी के पास 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं. अगर ये वैकेंट पड़े रहेंगे, जिससे यहाँ निकल आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेकंड एग्जांपल में आयरन आपका सेंट्रल मेटल एटम है. तो ये सेंट्रल मेटल होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, जो सराउंडिंग में ही आप देख रहे हैं कोबाल्ट और यहाँ देख रहे हैं साइनाइड, ये क्या करते हैं, ये आपके लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको प्रोवाइड कराते हैं. जैसे कि होता ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर देता ये है, शेयर दोनों का. और पढ़ा होगा आप लोगों ने एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक पर्सन इलेक्ट्रॉन दे पर शेयर दोनों करें. इलेक्ट्रॉन एक दे पर शेयर दोनों करें, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड. क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड. कि अगर इक्वल शेयरिंग हो जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड. अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिया, तो हो जाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड. पर यहाँ इक्वल शेयरिंग नहीं हो रहा, यहाँ अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है. अनइक्वल शेयरिंग का मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर शेयरिंग दोनों के बीच में हो रही है. और ऐसे बॉन्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड इसको कह सकते हैं. तो क्या होता है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम अवेलेबल होता है which should be belongs from the d block element and must possess some vacant d orbital so that whenever this ligand donate a pair of electrons, इसके पास उसको एक्युमुलेट करने की स्पेस होनी चाहिए. ठीक है. तो क्या होता है, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेट का ये जो आपका लिगेंड है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और ये कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसने भी इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया. तो ऐसा जो आपका कंपाउंड बनता है, जिसमें एक सेंट्रल मेटल के एटम के अराउंड बहुत सारे आयंस अवेलेबल्स होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल अवेलेबल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्या कहते हैं इसको हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और सेकेंड थिंग ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ा कि जिस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है वो बेस होता है, लुईस बेस. क्या होता है, लुईस बेस. मैंने कहा ये लिगेंड है, ये क्या है, लिगेंड है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर. ये आपका सेंट्रल मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर. तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, लुईस बेस. और जो भी एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड. पेपर रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है कि हाँ भाई आप इसको लुईस एसिड क्यों कहते हैं. इसको लुईस एसिड इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है. इसको लुईस बेस क्यों कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन पेयर देता है.
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड से आप देखते हैं वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम होता है, एक सेंटर पे आपका एटम होता है जो लिंक होता है, जो कि लिंक होता है किसके साथ? बहुत सारे आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। किस बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और दूसरा होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। अब देखो ये लिंकेज होने की वजह से ना ये होता है कि अपने आप को डिसोशिएट ही नहीं करता, लिंकेज हो गया ना, लिंक हो गया। बायो में भी होता है एक टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वहाँ लिंकेज का मतलब है दो चीज़ें जुड़ी हुई है, साथ में ही जाएंगी, कभी अलग नहीं होंगी। तो आप कभी भी सोचोगे कि ये बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाए नॉर्मल कंडीशन में, तो ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि निकल ने इन कोबाल्ट के साथ कैसा बॉन्ड बना लिया है? लिंकेज बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। और इसी तरीके के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डिस्कस करते हैं थोड़े इसके कुछ टर्म्स वगैरह हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका डेफिनेशन समझा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अपने चारों तरफ आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, उसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी कर, क्योंकि हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, तीन केमिस्ट्री होती है हमारी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करता है किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो अगर आपका वो ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डील करता है किसके साथ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी के साथ, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करना कि क्या उसका कलर है, क्या उसका शेप है, क्या उसका नेम है, ठीक है, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका, क्या उसका हाइब्रिडेशन है, ठीक है, किस तरीके की बॉन्डिंग्स होती हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे सिनर्जी बॉन्ड्स टाइप वगैरह। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को जो स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बाद हम अगले तरफ चल रहे हैं और ये हम लोगों का डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। जो बेसिक डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में इनका कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, पोटाश एलम या आपका मोर सॉल्ट का क्या, क्योंकि तो जनरली यही यूज़ किया जाता है। अभी आप लैब तो गए नहीं लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन आप लैब में जाते हो सारे के सारे जो सॉल्ट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं मोर सॉल्ट होता है। मोर सॉल्ट बनाने के लिए भी कहा जाता है लैब प्रिपरेशन में। तो देखो मोर सॉल्ट, पोटाश एलम दोनों आपके डबल सॉल्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट, दो सॉल्ट, यहाँ दो सॉल्ट होंगे बट दोनों सॉल्ट का इक्वी मोलर रेशियो होगा। यहाँ दो सॉल्ट होंगे लेकिन दोनों सॉल्ट का इक्वी मोलर रेशियो होगा। दो सॉल्ट है, पैरासल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, दो सॉल्ट होंगे बट उनका इक्वी मोलर रेशियो होगा। अगर इक्वी मोलर नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इक्वी मोलर रेशियो नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें आपके दोनों सॉल्ट का जो रेशियो है, वो अमाउंट है, वो इक्वी मोलर लिया जाता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप कभी भी इस सॉल्ट को डिसोशिएट करेंगे, किसको? जैसे मोर सॉल्ट को करें, तो मोर सॉल्ट को डिसोशिएट करने पे आपको आयरन आयन भी मिलेगा Fe2+, आपको सल्फेट आयन भी मिलेगा, आपको अमोनियम आयन भी मिलेगा। ठीक है, सारे आयन डिसोशिएट होंगे, ये भी डिसोशिएट हो जाएगा। फिर से जितने हैं आपके वो सारे डिसोशिएट होंगे। यहाँ भी आप करेंगे तो आपको पोटेशियम आयन, आपको सल्फेट आयन, आपको एल्युमिनियम आयन, आपको सल्फेट आयन। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये हमारा डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट को जब आप आयनाइज करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा। एक एक आयन उसका ब्रेक डाउन कर जाएगा। आप चाहें तो Fe2+ को टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि है अवेलेबल है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? आयन को टेस्ट करने का तो आयन वहाँ होना भी तो चाहिए। आप यहाँ पे आयरन को टेस्ट कर सकते हैं, आप सल्फेट को टेस्ट कर सकते हैं, आप अमोनियम को टेस्ट कर सकते हैं, आप पोटेशियम को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट पॉसिबल। अब आप यहाँ देखिए दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपके पास यहाँ भी तो तीन चीज़ अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है? पोटेशियम, आयरन और साल्फेट। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे आयरन का टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो यहाँ आयरन का टेस्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आयरन फ्री फॉर्म में, आयरन अवेलेबल है, Fe2+ है, तो आप उसको आराम से टेस्ट कर लोगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब आप इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आयनाइज करोगे, ये चीज़ अलग आयनाइज होगा,
और ये चीज FeCN6 नेगेटिव, ये एक साथ आयनाइज, ये एक साथ ही रहेगा। याद है मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनके बीच लिंकेज हो गया। अब ये नॉर्मल ऐसे नहीं है कि आपने इसको डिसोशिएट कर डिसोशिएट हो जाएगा। हाँ, अगर आप उस पर एक्सटर्नली कोई आप एनर्जी सप्लाई करो तो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है, बिकॉज ये आपका नॉर्मल आयन नहीं है। ये कैसा आयन है? कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। एग्जाम में पूछ सकता है कि हम लोग जब मोर सॉल्ट या पोटाश सॉल्ट करते हैं तो इस केसेस में हम लोगों को सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ के आयरन आपका फ्री फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म, लेकिन यहाँ आयरन आपके पास क्या था? फ्री फॉर्म। तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और जिसमें वो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? आपका डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट है जिसमें 100% एक एक आयन ब्रेक डाउन हो गया। देखिए हर आयन ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस कर दी। देखिए ये अब फेरस सल्फेट थोड़ी ना, आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी पहचान थी वो खत्म हो गई। वो सॉल्ट क्या था? फेरस सल्फेट। लेकिन पानी में डालते क्या फेरस सल्फेट रहा? नहीं, फेरस अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, आइडेंटिटी लॉस कर दी। लेकिन ये ऐसा बंदा था जिसने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करी। ये पहले भी साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ था और अब भी साइनाइड के साथ ही जुड़ा हुआ। ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता, ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते। यहाँ सिंपल आयन बन रहे हैं, ध्यान रखिए मैं सारे वर्ड बता रहा हूँ आपको। यहाँ सिंपल आयन बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन में। अब कॉम्प्लेक्स आयन में कैसा आयन है? नेगेटिव आयन। ऐसे आप देखेंगे कौन सा आयन होगा? पॉजिटिव आयन भी अवेलेबल। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ सेंट्रल मेटल के अराउंड लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और हमने डिस्कस किया दो सॉल्ट के बीच का डिफरेंस। अब इसके टैबुलर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले उसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर जो हमारा डबल सॉल्ट है और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है और सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए। पहला पॉइंट क्या है? डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट होते हैं, जैसा आपको वहाँ दिखाया गया था। मोर सॉल्ट जो था, पोटाश एलम था, वहाँ दो सॉल्ट देख रहे हैं। तो यहाँ दो सॉल्ट्स होते हैं पर रेशियो कैसा होता है? इक्विमोल। दोनों का रेशियो कैसा ले जाता है? बिल्कुल इक्विमोलर। यहाँ पर इक्विमोलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज। पर यहाँ पर फिक्स है कि आपका इक्विमोलर रेशियो ही रहे। जो आपका डबल सॉल्ट है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और जैसे आपने देखा था वाटर में ऐड किया था तो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। यहाँ लिखा हुआ है दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, पर जैसे आप डिसोशिएट करोगे तो पूरी तरीके से अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाए। ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और एक्वस स्टेट में भी, लेकिन कभी भी अपने आप को पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं करते। इसके बाद आयंस रह जाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा आयन? कॉम्प्लेक्स आयन। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दे आर आयोनिक। ऑब्वियसली बात है, इसमें आप NaCl ले लो, तो सॉल्ट होता है आपका Na+Cl-, तो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किस बॉन्ड से होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। यहाँ कैसा बॉन्ड होता है? आयोनिक। और यहाँ क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दे लूज देयर आइडेंटिटी। आप देख रहे थे डबल सॉल्ट में जब मैं इसको डिसोशिएट किया था हर एक आयन टूट गया था, और एक आयन का ब्रेकडाउन होने क्या कहलाता है? कि वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुका। फेरस सल्फेट था, पानी में डालने के बाद फेरस सल्फेट नहीं रहा, फेरस अलग हो गया, सल्फेट्स अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रहे। अब ये लास्ट पॉइंट है, ये वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड है, जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि जो आपके डबल सॉल्ट्स हैं वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, जबकि अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब हम लोग वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या डिस्कस किया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता है इससे मेटल के अराउंड आपके आयंस जुड़े होते हैं और किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके बाद देखा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि जो डबल सॉल्ट है वो अपने आप को पूरी तरीके से आयनाइज कर लेगा। अब एक एक आयन को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को पूरी तरह से आयनाइज नहीं करेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, इसीलिए आप उस मेटल को शायद वहाँ डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर होगा।